हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक गहरी खाई के किनारे पर एक लड़की खड़ी थी जो अपने फोन पर अर्जुन की तस्वीर देख रही थी और कुछ ही दूरी पर एक प्रैम खड़ा था जिसमें दो बच्चे थे। अलीशा अपने फोन में अर्जुन की फोटो देखते हुए उन बच्चों के पास आई और बोली, तुम दोनों को पता है मैं तुम्हारे डैड से कितना प्यार करती हूँ। बहुत ज्यादा। इतना ज्यादा कि उसके लिए पागल हूँ और उनके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तुम दोनों को मारना नहीं चाहती मैं, लेकिन अगर तुम दोनों को नहीं मारा तो तुम दोनों फिर से हम दोनों के बीच आओगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए जैसे ही अर्जुन इन शादी के पेपर पर साइन करेगा, मैं तुरंत से तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। फिर चाहकर भी अर्जुन मुझे खुद से दूर नहीं कर पाएगा। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़े हुए शादी के कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देखा, जिसमें लिखा था कि अर्जुन कभी आलिशा को डिवोर्स नहीं दे सकता। मन्नत के साथ उसके डिवोर्स की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मन्नत को तो वो पहले ही मार चुकी थी। तभी उसे पीछे से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। आलिशा ने पलट कर पीछे की तरफ देखा। सामने अर्जुन की गाड़ी देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने उन बच्चों की तरफ देखा और बोली, देखो तुम्हारे डैड आ गए। अब मैं उनके साथ जाऊंगी ठाकुर मेंशन, और तुम दोनों जाओगे वहां। बोलते हुए उसने खाई की तरफ देखा। आलिशा ने उस प्रैम को बिल्कुल खाई के किनारे पर रखा हुआ था। उसके हाथ में ही उस प्रैम का रिमोट भी था। अगर वो रिमोट का बटन दबाती तो वो प्रैम आगे की तरफ बढ़ता और सीधा खाई में जाकर गिरता। अर्जुन गाड़ी से निकलकर भागता हुआ उसके पास आया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों को यहाँ लाने की। बोलते हुए वो बच्चों की तरफ बढ़ रहा था। अलीशा उसे तुरंत से रोकते हुए बोली, बच्चों के पास मत आना, वरना बच्चे खाई में गिर जाएंगे। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट का बटन दबाया तो प्रैम आगे बढ़ गया और उसका एक टायर खाई के बिल्कुल किनारे पर आ गया। लेकिन अगले ही पल आलिशा ने तुरंत से रिमोट का बटन फिर से दबाया और वो प्रैम वहीं पर रुक गया। लेकिन अब वो प्रैम खाई पर हल्का सा लटका हुआ था। अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई। वो आलिशा की तरफ देखते हुए बोला, अगर मेरे बच्चों को तुमने जरा सी भी तकलीफ पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अलीशा हंसी और बोली, तुम बेशक से मेरी जान ले लो अर्जुन, फिर भी तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम मेरे अलावा किसी और को अपना कहोगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, और फिर उसे मैं हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगी, जैसे मैंने मन्नत को कर दिया। अलीशा की बात सुनकर अर्जुन की आंखें और भी ज्यादा बड़ी हो गई। वो गुस्से से चिल्लाकर बोला, हाउ डेयर यू। मेरी जाना का अगर नाम भी तुमने अपनी जुबान से लिया तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। अलीशा हंसते हुए उसके पास आई और बोली, सिर्फ नाम ही नहीं, मैंने तो तुमसे तुम्हारी जाना दूर ही कर दी, क्योंकि तुम्हारी जाना तो कब का मर गई। बोलते हुए वो अर्जुन के बिल्कुल पास आ गई और उसके सीने पर अपना हाथ रख लिया। अर्जुन दांत पीसते हुए उसे देख रहा था। अलीशा उसे देखते हुए बोली, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा? रुको, अभी तुम्हें यकीन दिलवाती हूँ। बोलते हुए उसने अपने फोन पर हॉस्पिटल में रखवाया हुआ कैमरा ऑन किया तो सामने बेड पर ही मन्नत लेटी हुई थी, जिसके चेहरे को सफ़ेद चद्दर से ढका हुआ था और उसके आसपास लगे हुए सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स हटा दिए गए थे। अर्जुन की आंखें हैरत में फैल गई। अलीशा उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोली, पर तुम फिक्र मत करो अर्जुन, तुम्हारे पास मैं हूं ना। मैं तुम्हें मन्नत से भी ज्यादा प्यार दूंगी, तुम्हारा सारा प्यार। बस एक बार तुम मुझसे शादी कर लो, एक बार इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन कर दो, उसके बाद हम अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताएंगे। बोलते हुए उसने अपने हाथ में पड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स अर्जुन को दिखाए।
अर्जुन उसे देखते हुए बोला, तुमने मेरी मन्नत को तो मुझसे दूर कर दिया, कम से कम मेरे बच्चों को तो मुझसे दूर मत करो। प्लीज यह रिमोट मुझे दे दो। एलिशा ने प्रैम की तरफ देखा और बोली, मैं भी तुम्हारे बच्चों को नहीं मारना चाहती, लेकिन मैंने अभी तक उन्हें जिंदा रखा हुआ है। लेकिन अगर तुम इन कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर दोगे तो मैं वो बच्चे तुम्हें दे दूंगी। बस तुम बदले में मुझे अपना बहुत सारा प्यार देना। बहुत सारा प्यार। बोलते हुए उसने दोबारा अर्जुन के गाल पर अपना हाथ रखा। अर्जुन तुरंत से बोला, ठीक है, मैं पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे मेरे बच्चे चाहिए। अलीशा उसे घूरते हुए बोली, क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं? माना मैं थोड़ी सी गलतियां करती हूँ, लेकिन मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ अर्जुन। प्लीज मुझ पर विश्वास करो। इन पेपर्स पर साइन कर दो और फिर हम सब खुशी खुशी रहेंगे। अर्जुन ने उन पेपर्स की तरफ देखा और बोला, ठीक है, मैं अपने बच्चों के लिए तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। बोलते हुए उसने अलीशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो मुस्कुराते हुए अलीशा ने उसे वो पेपर दे दिए और जल्दी से अपनी पॉकेट में से पेन भी निकाल कर दिया। अर्जुन ने उसके हाथों से वो पेन लिया और उन पेपर्स की तरफ देख कर बोला, वैसे अलीशा, क्या अगर मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगा तो तुम उस प्रेम को खाई से नीचे गिरा दोगी? अलीशा की आंखें बड़ी हो गई। वो गुस्से से बोली, अगर तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगे तो मुझे मजबूरन यही करना पड़ेगा अर्जुन। इसलिए कह रही हूँ, प्लीज इन पेपर पर साइन कर दो। लेकिन अभी वो बोल ही रही थी कि अर्जुन ने उन पेपर्स को फाड़ दिया और उनके टुकड़ों को हवा में उड़ाते हुए बोला, गिरा दो, तुम्हें जो करना है करो। उसकी हरकत देखकर अलीशा की आंखें और भी ज्यादा हैरत में फैल गई। वो गुस्से से चिल्लाई, ये तुमने क्या किया अर्जुन? कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स फाड़ दिए? बोलते हुए उसकी आवाज कांपने लगी। उसने अपना हाथ अर्जुन के सीने पर रखा और उसकी शर्ट को कस कर मुट्ठियों में भरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ने की? क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्यार नहीं? अर्जुन ने उसकी कलाई को कस कर पकड़ा और अपने सीने से हटाकर हल्का सा मरोड़ते हुए बोला, मुझे मेरे बच्चों से कितना प्यार है ये तो मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता अलीशा। लेकिन तुमसे कितनी नफरत है ये बयान मैं जरूर कर सकता हूँ। बोलते हुए उसने अलीशा की कलाई इतनी ज्यादा जोर से मरोड़ी कि हड्डी के टूटने की आवाज बाहर तक आई। अलीशा दर्द से चिल्लाई। उसके चीखने की आवाज उस खाई में गूंज गई। वो छटपटाते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो अर्जुन, मुझे दर्द हो रहा है। बोलते हुए वो रो रही थी। अर्जुन दांत पीसते हुए बोला, क्यों, तुम्हें तो दर्द देना आता है? जब दर्द खुद को हुआ तो इतनी जल्दी हार मान लिया? आलिशा ने अपने जिस हाथ में रिमोट पकड़ा हुआ था उसने सामने की तरफ करते हुए बोली, मेरा हाथ छोड़ो अर्जुन, वरना मैं बच्चों को खाई में गिरा दूंगी। अर्जुन हल्का सा हंसा और बोला, मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया है, तुम्हें जो करना है करो। लगता है तुमसे नहीं होगा, लो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं। बोलते हुए उसने अलीशा के हाथों से वो रिमोट लिया और बटन प्रेस कर दिया तो वो प्रैम एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा और अगले ही पल खाई में गिर गया। तभी बच्चों के रोने की आवाज आई। सिर्फ बच्चों के रोने की ही नहीं बल्कि मन्नत की भी गुस्से से भरी आवाज आई, मैं कब तक इन बच्चों को अकेले संभालती रहूं अर्जुन जी? आपको इस चुड़ैल से फुर्सत मिलेगी या नहीं? मन्नत की आवाज सुनकर आलिशा की आंखें बाहर आने को हो गईं। अर्जुन ने एक झटके से उसका हाथ छोड़ा तो आलिशा ने तुरंत से पलटकर पीछे की तरफ देखा। मन्नत को गाड़ी के पास खड़े देखकर उसके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थी और साथ ही साथ मन्नत के हाथ में दोनों बच्चे भी थे। तभी एक गाड़ी और वहां पर आकर रुकी जिसमें आरजू और तक्षक थे। गाड़ी से बाहर निकलकर आरजू तुरंत से मन्नत के पास आई और उससे एक बच्चे को ले लिया। अलीशा अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में मन्नत को देखते हुए बोली, तुम तुम तो मर गई थी ना? अभी वो इतना ही बोली थी कि एक जोरदार थप्पड़ अर्जुन ने उसके गाल पर जड़ा और अलीशा नीचे जमीन पर गिरी।
उसके चेहरे पर अर्जुन की 5 उंगलियां छप चुकी थी। लेकिन इस बार अर्जुन इतने पर ही नहीं रुका। उसने अलीशा को उसके कपड़ों से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचा और उसके बाद लगातार उसके गाल पर थप्पड़ जड़ता रहा। वो गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जाना की जान लेने की कोशिश करने की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे मेरी जाना, मेरे बच्चों को दूर करने की? बोलते हुए वो लगातार आलिशा को मारे जा रहा था और आलिशा दर्द से करहाए जा रही थी। हर एक थप्पड़ पर उसकी चीख वहां पर गूंज रही थी। वह गिड़गिड़ाते हुए अर्जुन को खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी। मन्नत भी अर्जुन को देखकर हैरान थी। आज तक उसने अर्जुन को कभी गुस्से में नहीं देखा था, लेकिन आज तो अर्जुन का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। अर्जुन ने अलीशा की गर्दन पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को पकड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बहुत पहले तुम्हारी हरकतें जान चुका था, लेकिन चुप था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सामने लाना चाहता था। वरना तुम्हारा किस्सा तो उस दिन खत्म हो जाता जिस दिन तुमने प्राची से कहकर सीढ़ियों पर तेल गिराया था। अर्जुन की बात सुनकर ना सिर्फ आलिशा बल्कि मन्नत भी हैरान थी। उसे नहीं पता था ये सब कब और कैसे हुआ। अर्जुन ने आलिशा के बालों को और भी ज्यादा कसकर पकड़ा और बोला, मेरी जाना की दवाइयां भी बदली तुमने, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी जाना के आसपास हवा भी बदले तो मुझे पता चल जाता है। तो तुम्हारी दवाइयां बदलने वाली हरकत कैसे ही छिपी रहती? बोलते हुए अर्जुन के जबड़े कस चुके थे। अलीशा रोते हुए बोली, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया है अर्जुन। मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। प्लीज तुम मन्नत को छोड़ दो। मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, लेकिन बस तुम उसे छोड़ दो। अभी वो बोल ही रही थी कि अर्जुन ने उसकी गर्दन हद से ज्यादा कस दी। अलीशा का दम घुटने लगा। उसकी आंखें बाहर आने को हो गई थी। मन्नत ने अपने हाथ में पकड़े हुए बच्चे को तक्षक को दिया और तुरंत से अर्जुन के पास आई। वो अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, प्लीज अर्जुन जी, इसे छोड़ दीजिए, इसे कानून के हवाले कर दीजिए, लेकिन आप इसे मत मारिए। मन्नत की बात सुनकर अर्जुन ने अपना हाथ ढीला किया और एक झटके से अलीशा को छोड़ा। अर्जुन मन्नत को देखते हुए गुस्से से बोला, तुम इसे छोड़ने की बात कर रही हो जाना, जिसने हमसे हमारे बच्चों को दूर करना चाहा, जिसने मुझे तुम्हें दूर करना चाहा। मन्नत ने अर्जुन के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन जी, और नहीं चाहती कि इसकी गलतियों की सजा आपको मिले। अगर आपने इसकी जान ले ली तो इल्जाम आप पर लगेगा और मैं आप पर आंच भी नहीं आने दे सकती। बोलते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन ने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त वो अंदर से जल रहा था। मन्नत अर्जुन की पीठ को सहलाने लगी। अचानक ही उसे अपने सिर पर कुछ महसूस हुआ और उसी वक्त आरजू जोर से चिल्लाई, दीदी। आरजू के चिल्लाने पर अर्जुन ने तुरंत से अपनी आंखें खोली। अपने सामने अलीशा को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि अलीशा ने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और उसने मन्नत के सिर पर गन पॉइंट की हुई थी। अर्जुन गुस्से से चिल्लाया, तुम्हारी इतनी हिम्मत! बोलते हुए वो अलीशा की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन अलीशा ने मन्नत को घुमाते हुए अपने कदम पीछे की तरफ ले लिए। उसने एक हाथ से मन्नत को भी पीछे की तरफ खींच लिया था। वो एक्सप्रेशन लेस होकर बोली, मेरी तरफ आने की कोशिश भी मत करना अर्जुन, वरना तुम्हारी इस जाना का भेजा मैं अभी उड़ा दूंगी। अर्जुन गुस्से से गरजा, अगर तुमने मन्नत को एक खरोच भी पहुंचाई तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अलीशा। अलीशा हंसी और बोली, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझ में कुछ छोड़ा है? तुम्हें मैंने अपनी जान से ज्यादा चाहा, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती थी,
लेकिन तुमने तो इस मन्नत के लिए मुझे ही छोड़ दिया, तो अब मुझे अपनी जान की तो बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं जानती हूँ तुम कभी मेरे नहीं हो सकते, लेकिन मैं तुम्हें इस मन्नत का भी नहीं रहने दूंगी। इसे तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर करके ही रहूंगी। अर्जुन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और बोला, देखो अलीशा, मन्नत को कुछ भी मत करना, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। अभी भी मैं तुम्हें माफ कर सकता हूँ। लेकिन अभी अर्जुन बोल ही रहा था कि अलीशा जोरों से हंसने लगी। आरजू और तक्षक दोनों ही बच्चों को लेकर एक तरफ खड़े थे। आरजू की आंखों से आंसू बह रहे थे। तक्षक उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो कुछ सामने हो रहा था उसके बाद उसे संभालना लगभग से नामुमकिन था। मन्नत आलिशा की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, देखो प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं जानती हूँ तुम अर्जुन जी से प्यार करती हो, लेकिन वो तुम्हें प्यार नहीं करते, तो तुम जबरदस्ती उन्हें अपना नहीं बना सकती। उसकी बात सुनकर आलिशा ने गुस्से से उसे घूरा और बोली, चुप, बिल्कुल चुप। अगर एक लफ्ज भी तुमने और कहा तो जितनी सांसें तुम्हें दे रही हूं ना, उतनी भी छीन लूंगी। मन्नत की आंखों से सामने अर्जुन था और दूसरी तरफ उसके बच्चे जो अभी कुछ ही दिनों के थे। अर्जुन ने अपना कदम आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन तुरंत से आलिशा ने गन उसकी तरफ की और बोली, ऐसी गलती मत कर देना अर्जुन, वरना मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन ने तुरंत से अपने कदम रोक लिए। आलिशा दांत पीसते हुए बोली, मुझे जो चाहिए वो तो मैं लेकर रहूंगी। नफरत करती हूं मैं इस मन्नत से, बेइंतहा नफरत, क्योंकि इसकी वजह से तुम मुझसे दूर हो गए, तो इसे तो मैं मार कर ही रहूंगी। बोलते हुए उसने वापस गन मन्नत की तरफ पॉइंट कर दी। अर्जुन बेहद शांत लहजे में बोला, देखो अलीशा, जो तुम चाहती हो वो नहीं हो सकता। मैं मन्नत से प्यार करता हूँ और हमेशा उससे ही प्यार करता रहूंगा। तुम सिर्फ मेरी दोस्त थी, मैंने तुम्हें हमेशा दोस्त की नज़र से ही देखा है। अलीशा चिल्लाकर बोली, लेकिन मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त नहीं माना। मैं हमेशा से ही तुमसे प्यार करती थी और तुम्हें मेरा होना ही होगा। अर्जुन उसकी बातें सुनते हुए बुरी तरह से चिढ़ रहा था। उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो फिलहाल कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक तरफ उसके बच्चे थे जो अब भूख से रोने लगे थे। आरजू और तक्षक उन्हें चुप करवाने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी तरफ उसकी जाना, उसकी मन्नत अलीशा की पकड़ में थी, जिसके सिर पर अलीशा ने गन पॉइंट कर रखी थी और वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अलीशा ने अब मन्नत की तरफ देखा और गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, तुम तो मुझे हमेशा से ही जानते थे ना अर्जुन, कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद आती है मैं हमेशा उसे हासिल करके रहती हूँ। तो तुम ये क्यों नहीं जान पाए कि तुम भी मेरी जिद हो, मेरी वो जिद जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ, और इस जिद को पूरा करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। क्या कुछ नहीं किया मैंने इस मन्नत को तुमसे दूर करने के लिए, लेकिन ये मन्नत फिर से मेरे रास्ते में आ गई। पर अब नहीं, अब अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ, तो इसे भी तुम्हारी जिंदगी से जाना ही होगा, क्योंकि जब तक मैं इसे खत्म नहीं कर देती तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बोलते हुए आलिशा ने ट्रिगर पर अपनी उंगली रखी और बेहद नफरत से देखते हुए मन्नत की ओर उसने ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल गोली चली और खून के छींटे दूर तक उड़े। मन्नत एकदम से कांप उठी। वो अर्जुन की बाहों में थी और अर्जुन के हाथों में पकड़ी हुई गन आलिशा की तरफ थी, जो जमीन पर गिर चुकी थी। अर्जुन ने अभी भी अपने हाथ को नहीं रोका। उसने एक बार फिर से ट्रिगर दबाया और एक गोली उसकी गन से और निकली और सीधी अलीशा के सीने पर जाकर लगी। अलीशा अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अर्जुन की तरफ देखते ही रह गई। उसके हाथों में पड़ी हुई गन दूर गिर गई थी, क्योंकि उसके ट्रिगर दबाने से पहले ही अर्जुन ने ट्रिगर दबा दिया था। जब अर्जुन अलीशा से मिलने आया था, उससे पहले ही उसने अपनी गाड़ी में रखी हुई गन अपनी कमर पर छुपा ली थी।
वो जानता था कि अलीशा किसी भी हद तक गिर सकती है। हालांकि वो अलीशा की जान नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वो उसे पुलिस के हवाले करने वाला था। लेकिन अलीशा ने अब उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अलीशा दर्द से तड़पती हुई नीचे जमीन पर पड़ी थी और अपनी बंद होती हुई आंखों से अर्जुन को देख रही थी। मन्नत भी एकदम से सहम गई थी। उसका चेहरा अर्जुन के सीने से लगा हुआ था। वो अलीशा की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। अर्जुन अलीशा की तरफ देखते हुए बोला, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी अलीशा, सबसे अच्छी दोस्त। लेकिन तुमसे अच्छी तो मेरी दुश्मन निकली, जिसने चाहे आखिरी वक्त पर लेकिन ये बात समझ ली कि जबरदस्ती कभी किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता। बोलते हुए उसने प्राची ठाकुर की तरफ देखा, जिसकी गाड़ी अभी अभी आकर वहां पर रुकी थी और वो गाड़ी से निकलकर बाहर अर्जुन की तरफ दौड़ते हुए आ रही थी। अपने सामने का नजारा देखकर उसकी भी आंखें बड़ी हो चुकी थी। आलिशा के इरादों के बारे में प्राची ने अर्जुन को बहुत पहले बता दिया था। हालांकि अर्जुन पहले ही सब कुछ जान चुका था, लेकिन जब प्राची ने उसे बताया तो वो हैरान इस बात पर था कि प्राची आलिशा का साथ छोड़कर उसका साथ देना चाहती है, जबकि प्राची खुद आलिशा को पसंद करती थी। लेकिन प्राची के इरादे बदल चुके थे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो चाहकर भी मन्नत को कभी अर्जुन से अलग नहीं कर पाएगी। अलीशा अपनी तड़पती हुई आवाज में बोली, तुमने ठीक नहीं किया अर्जुन, तुमसे प्यार किया था मैंने, और तुमने मुझे प्यार के बदले मौत। बोलते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उसका चेहरा एक तरफ लुढ़क गया। अर्जुन अपनी स्थिर आंखों से उसे देखते हुए बोला, ये करने के लिए तुमने ही मुझे मजबूर किया है अलीशा। अब तुम और तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए खत्म। बोलकर अर्जुन ने अपने हाथों में पड़ी हुई गन नीचे फेंक दी। आरजू और तक्षक दोनों ने बच्चों को अपने सीने में समेट रखा था। दोनों ही तुरंत से अर्जुन और मन्नत की तरफ आए। अर्जुन ने मन्नत की पीठ पर अपना हाथ रखा और उसे कसकर अपनी बाहों में समेट लिया। मन्नत रोते हुए बोली, आपको ये नहीं करना चाहिए था अर्जुन जी, आपको उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी। बोलते हुए उसके आंसू अर्जुन के सीने को भिगो रहे थे। अर्जुन उसे अपनी बाहों में समेटते हुए बोला, सिर्फ आलिशा को ही नहीं, अगर किसी ने भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका यही अंजाम होगा जाना। तक्षक अर्जुन की तरफ देखते हुए बोला, तुम सबको लेकर यहाँ से जाओ, मैं तब तक सब सही करवाता हूँ। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में हिलाया और मन्नत को वहां से लेकर गाड़ी की तरफ चल दिया। तक्षक ने आरजू की तरफ देखा और उसके गाल पर अपना हाथ रखकर दूसरा बच्चा भी उसे थमा दिया। प्राची ठाकुर तुरंत से उसकी तरफ आई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरजू ने प्राची की तरफ देखा। प्राची फीका सा मुस्कुराई और बोली, जानती हूँ बहुत गलतियां की हैं मैंने, लेकिन अब अपनी गलतियां सुधारना चाहती हूँ। तक्षक ने अपना सर हाँ में हिलाया तो आरजू ने एक बच्चा उसके हाथ में दे दिया। तक्षक आरजू के चेहरे को अपने हाथ में थाम कर बोला, अपना ध्यान रखना स्नोफ्लेक, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आरजू ने अपना सर हाँ में हिलाया और प्राची के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और अर्जुन मन्नत के साथ तो प्राची और आरजू दूसरी गाड़ी में ड्राइवर के साथ वहां से निकल गए। पीछे तक्षक ने पुलिस को इन्फॉर्म किया और सब कुछ ठीक किया ताकि अर्जुन पर कोई बात ना आए। वैसे भी अर्जुन और अलीशा के रिश्ते पर मीडिया वालों में बहुत बवाल मचा था और वो नहीं चाहता था कि अब अलीशा की मौत किसी के सामने आए, इसलिए उसकी मौत की खबर को बाहर लीक ही नहीं होने दिया। 17 दिन बाद शेखावत मेंशन। आरजू मिरर के सामने बैठी तैयार हो रही थी। उसे बड़ी ही बेसब्री से तक्षक का इंतजार था, लेकिन तक्षक पिछले 1 घंटे से बहाने बनाए जा रहा था। तक्षक और आरजू दोनों को ठाकुर मेंशन जाना था, क्योंकि आज अर्जुन और मन्नत दोनों के बच्चों का नामकरण होने वाला था। अचानक ही उसे एक मिची मिची सी महसूस होने लगी। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। तभी रूम का दरवाज़ा खुला और तक्षक अंदर आया। वॉशरूम से आती हुई आवाज़ सुनकर
उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो तुरंत से वॉशरूम की तरफ भागा। उसने वॉशरूम के अंदर जाकर आरजू को संभाला, जो वॉश बेसिन में वॉमिट किए जा रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल थका हुआ लग रहा था। तक्षक ने उसका मुंह साफ करवाया और उसे वापस रूम में लेकर आया। उसे बेड पर बिठाकर तक्षक ने जल्दी से पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, लेकिन पानी का गिलास लेने की बजाय आरजू ने उसे घूर कर देखा और बोली, पिछले 1 घंटे से आप मुझसे बहाने बनाकर टाल रहे हैं। आप कहाँ थे मिस्टर ड्रीम? आपको पता है ना आज हमें कहाँ जाना है? तक्षक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे सब पता है, लेकिन अब तुम ये जान लो कि अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है तो हम कहीं नहीं जा सकते। आरजू की आंखें बड़ी हो गईं। वो तुरंत से अपनी जगह से उठी और बोली, मतलब क्या है आपका? मेरी तबीयत खराब नहीं है, सिर्फ वॉमिट आई है। इस पर इतना ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आज मुझे दीदी के पास जाना है। उनका इतना स्पेशल डे है, तो मैं कैसे मिस कर सकती हूँ? बोलते हुए वो तक्षक को गुस्से से देख रही थी। तक्षक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, आई नो, तुम अपनी दीदी और अपने पांडा के पास जाना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत सही नहीं है स्नोफ्लेक। और पिछले 2-3 दिनों से तुम काफी कमजोर भी लग रही हो। तो आरजू उसकी बात बीच में ही काट कर बोली, तो क्या? मैं कोई बहाना नहीं सुनना चाहती। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मुझे दीदी के पास जाना है, मतलब जाना है। चुपचाप मुझे दीदी के पास लेकर चलिए। अभी वो बोल ही रही थी कि एक बार फिर से उसे वो मिचमिची सी महसूस होने लगी और वो तुरंत से वॉशरूम की तरफ भागी। तक्षक भी उसके साथ साथ वापस वॉशरूम में आया। इस बार आरजू को खुद को वीकनेस महसूस होने लगी और उसका सर चकराने लगा। देखते ही देखते वो बेहोश होकर तक्षक की बाहों में झूल गई। तक्षक के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत से आरजू को संभाला और उसे लेकर रूम में लेकर आया। उसे बेड पर लिटाकर उसने तुरंत से डॉक्टर को कॉल किया और साथ ही साथ अति को भी। कुछ ही देर में जश्न, अति और डॉक्टर तीनों तक्षक और आरजू के रूम में थे। डॉक्टर आरजू का चेकअप कर रहे थे और अति और तक्षक आरजू की तरफ देख रहे थे। तक्षक को बहुत ही ज्यादा बेचैनी सी महसूस हो रही थी और अति को भी आरजू की बहुत फिक्र हो रही थी। हालांकि वो खुद आरजू के खाने पीने का ख्याल रखती थी, क्योंकि तक्षक थोड़ा काम में बिजी रहने लगा था। तभी डॉक्टर ने पलटकर तक्षक और अति की तरफ देखा और बोली, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर शेखावत एंड मिसेस शेखावत। आरजू प्रेग्नेंट है। शी इज 5 वीक्स प्रेग्नेंट। जशन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वहीं अति का चेहरा पूरा खिला हुआ था। तक्षक के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। डॉक्टर अति की तरफ देखते हुए बोली, लेकिन आपको मिसेस आरजू शेखावत का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि शायद ये ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट हैं। डॉक्टर की बात सुनकर तक्षक की आंखें और भी ज़्यादा बड़ी हो गई। वहीं अति के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो तुरंत से आरजू के पास आकर उसके बगल में बैठ गई और उसका सर सहलाने लगी। जसन ने डॉक्टर को पेमेंट किया और डॉक्टर वहां से चली गई। अति आरजू के बालों को सहलाते हुए बोली, जब एंजल को इस न्यूज़ के बारे में पता चलेगा तो कितनी खुश होगी। बोलते हुए उसने तक्षक के चेहरे की तरफ देखा तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर अति हैरान रह गई। उसने जसन की तरफ देखा तो जसन ने अपने कंधे उचका दिए। अब उसे क्या पता कि तक्षक को क्या फील हो रहा है, लेकिन शायद अति समझ चुकी थी कि तक्षक क्या सोच रहा है। उसने जसन को इशारा किया तो जसन ने तक्षक का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले गया। तक्षक हैरानी से जसन को देख रहा था, क्योंकि आज तक उन दोनों के बीच ऐसा मोमेंट नहीं हुआ था कि जसन उसे इस तरह से खींचते हुए कहीं पर लेकर जाए। कुछ देर बाद वो स्टडी रूम में थे और जसन तक्षक को अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा था। वहीं तक्षक के चेहरे पर अभी भी मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। वो जसन की तरफ देखते हुए बोला, आई नीड सम टाइम।
तक्षक अपनी बात कहकर स्टडी रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन जसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अब तुम तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाओगे जब तक मैं तुम्हें जाने के लिए नहीं कह देता। तक्षक की नजरें जसन पर तिरछी हो गई। आज तक ऐसी कमांड तो जसन ने उसे बिल्कुल नहीं दी थी। दोनों के बीच जो रिलेशन था उसमें दोनों ही एक दूसरे की बात बिना कहे समझ जाते थे, इसलिए कभी ऐसे ऑकवर्ड सी सिचुएशन आई ही नहीं। जसन मुस्कुराया और बोला, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं ग्रैंड पेरेंट बनने वाला हूँ। वेल, मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम खुश क्यों नहीं हो? तक्षक ने सवालिया नजरों से उसे देखा। उसे कैसे पता कि वो खुश नहीं है? जसन हल्का सा मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे चेहरे को देखकर ही मैं बता सकता हूँ कि तुम क्या फील कर रहे हो और क्या नहीं। आई नो तुम खुश हो, लेकिन जो चीज़ तुम सोच रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें वैसा सोचने की ज़रूरत है। तक्षक ने अभी भी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो जसन उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, एक सवाल पूछूं तुमसे, जवाब दोगे? तक्षक ने अपना सिर हाँ में हिलाया। जसन ने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा, क्या तुम्हें यकीन नहीं कि तुम अपनी स्नोफ्लेक को संभाल सकते हो? उसके सवाल पर तक्षक की नजरें तिरछी हो गई। जसन मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें पता है, जब मैं सोचता था कि बेबी डॉल प्रेग्नेंट होगी तो मैं उसकी बहुत केयर करूंगा। हालांकि प्रेगनेंसी से पहले भी उसके नखरे बहुत उठाए हैं मैंने, लेकिन मैं सोचता था कि जब वो प्रेग्नेंट होगी तब तो वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचाएगी और मैं मेरी बेबी डॉल के लिए ना जाने क्या क्या करूंगा। लेकिन जब मेरी बेबी डॉल प्रेग्नेंट हुई तो वो मेरे साथ नहीं थी, और जब तुम और बेबी डॉल मुझे दोबारा मिले तो तुम्हें देखकर ऐसा लगा कि अगर तुम्हारे वक्त पर मैं अपनी बेबी डॉल के साथ होता तो ना जाने मेरी क्या ही हालत होती। जब पहली बार मुझे पता चला था कि बेबी डॉल अब सिर्फ मेरी बेबी डॉल नहीं बल्कि तुम्हारी माँ भी है और हम दोनों का एक बच्चा भी है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने दुनिया में सब कुछ हासिल कर लिया हो। क्या तुम्हें वो खुशी महसूस नहीं हो रही? तक्षक झट से बोला, ऐसी बात नहीं है। जसन ने तुरंत से पूछा, तो क्या बात है? तक्षक ने गहरी सांस ली और बोला, स्नोफ्लेक अभी बहुत छोटी है। उसकी बात सुनकर जसन हंसा और बोला, मैं जानता था यही बात होगी। तक्षक के चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। जसन ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हारी स्नोफ्लेक छोटी है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना, दो बच्चे एक साथ संभाल ही सकते हो। तक्षक मुंह बनाते हुए बोला, तीन बच्चे? उसकी बात सुनकर जसन एक बार फिर से हंसा। तक्षक को अभी भी एक बेचैनी सी हो रही थी। जसन ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोला, जाओ, अब तक तो तुम्हारी स्नोफ्लेक को होश आ गया होगा। जसन की बात सुनकर तक्षक की आंखें झट से बड़ी हो गईं और वो तुरंत स्टडी रूम से बाहर चला गया। उसको जाते देख जसन बोला, मेरा भी यही हाल था। जब मुझे पता चला कि बेबी डॉल दोबारा प्रेग्नेंट है, खुशी भी थी और अपनी बेबी डॉल की फिक्र भी। बट अब रियलाइज होता है कि अगर तुम दोनों हम दोनों की ज़िंदगी में नहीं होते तो हमारी ज़िंदगी अधूरी होती। जसन अभी वहीं पर खड़ा था कि स्टडी रूम के दरवाजे पर अति आई। जसन ने हैरानी से उसे देखा, क्योंकि अति कभी भी स्टडी रूम में नहीं आती थी। उसे ऐसा लगता था कि शेखावत मैंसन में स्टडी रूम एक हॉरर रूम है, जहां पर जसन अपने सामने खड़े लोगों को बस डराना जानता है। लेकिन जसन कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही अति भागते हुए उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। उसकी खुशी उसकी बढ़ती हुई धड़कनों से ही पता लगाई जा सकती थी। जसन ने उसकी पीठ को सहलाया तो अति उससे अलग होकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं बहुत खुश हूँ जसन जी, बहुत खुश। जसन शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, लेकिन मैं इतना खुश नहीं हूँ। अति ने हैरानी से पूछा, क्यों जसन जी, आप खुश क्यों नहीं हैं? तक्षक बाप बनने वाला है
और एंजल माँ, हम दोनों ग्रैंड पेरेंट। जसन ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे दोबारा अपनी तरफ खींचा और बोला, अब तो तुम्हारा सारा ध्यान एंजल पर हो जाएगा, तो तुम मुझ पर ध्यान कैसे दोगी? मैं क्या करूंगा? बोलते हुए उसने अपने होठों को लिक किया तो अति की आंखें बड़ी हो गई। उसने जसन के सीने पर अपना हाथ मारा और बोली, आप कभी नहीं बदल सकते। चाहिए मुझे वापस एंजल के पास जाने दीजिए, उसे होश आने वाला होगा। बोलकर वो तुरंत वहां से जाने लगी। लेकिन जसन ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपनी बाहों में कसकर बोला, अभी नहीं, बाद में जाना। फिलहाल तुम्हारे तक्षक को अपनी स्नोफ्लेक को संभालने दो। दोनों को कुछ वक्त अकेले में बिताने दो। उसकी बात सुन अति ने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और बोली, मैं ये कैसे भूल जाती हूँ। वेल, अभी वो बोल ही रही थी कि जसन उसकी गर्दन पर झुककर बोला, तब तक तुम अपना थोड़ा टाइम मुझे दे सकती हो। अति के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई और उसकी आंखें भी बड़ी हो गई। जसन उसकी गर्दन पर अपने होठों से चूम रहा था। पहले तो अति ने उसकी हरकतों को एंजॉय किया, लेकिन फिर अचानक उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए बोली, दादा बनने वाले हैं आप? कुछ तो शर्म कीजिए। जाइए, जाकर अपना काम कीजिए और मुझे ये न्यूज़ तारा को बताने दीजिए। कितनी खुशी होगी ना वो। बोलकर वो तुरंत वहां से चली गई। जसन उसे जाते हुए देख रहा था। उसके होठों पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। वहीं दूसरी तरफ तक्षक और आरजू का कमरा। आरजू को होश आ चुका था। जैसे ही आरजू ने अपनी आंखें खोली, वो हड़बड़ाकर अपनी जगह पर उठकर बैठी और हैरानी से तक्षक को देखने लगी, जो उसकी ही बगल में बैठा उसके बालों को सहला रहा था। आरजू तक्षक को देखते हुए बोली, कितना वक्त हो गया मिस्टर ड्रीम। मैं कब से सो रही थी और आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मुझे तो मन्नत दे दी। अभी वो बोल ही रही थी कि तक्षक ने उसका हाथ पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और बोला, काम डाउन स्नोफ्लेक, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हें चक्कर आ गए थे और तुम बेहोश थी। तुम सो नहीं रही थी। आरजू तक्षक को देखते हुए बोली, कितना वक्त हो गया मिस्टर ड्रीम। आज मन्नत का कितना खास दिन था और वो मन्नत के पास नहीं जा पाई। तक्षक ने जब उसका मायूस चेहरा देखा तो हल्का सा मुस्कुराकर बोला, डोंट वरी, बहुत वक्त है हमारे पास। हम जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे कुछ कहना है। आरजू ने उसे घूर कर देखा और बोली, अभी भी आपको बातें करनी है? आपको पता है मन्नत दीदी मेरा इंतजार कर रही होंगी। चलिए उठिए जल्दी और मुझे मन्नत दीदी के पास लेकर चलिए। अगर आपने नहीं जाना तो मैं अकेली चली जाऊंगी। बोलते हुए वो बेड से उठ चुकी थी और मिरर के सामने जाकर अपने बालों को ठीक करने लगी। उसने तुरंत अपने कपड़ों को और मेकअप को सेट किया और अपना फोन और पर्स उठाकर दरवाजे की तरफ जाकर खड़ी हो गई। तक्षक उसे देखता ही रह गया। उसे बताना था कि आरजू प्रेग्नेंट है, लेकिन आरजू तो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। तक्षक उसके पास आया और एक गहरी सांस लेकर बोला, लेकिन पहले तुम मेरी बात को सुन लो, उसके बाद मैं तुम्हें ले चलूंगा ना, तुम्हारी मन्नत दीदी के पास। आरजू गुस्से से बोली, ठीक है, अगर आपको मुझे नहीं लेकर चलना तो मैं खुद ही जा रही हूँ। जाइए, मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी। बोलकर आरजू तुरंत वहां से जाने लगी, लेकिन तक्षक ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। बोलते हुए वो आरजू के करीब आ गया था। आरजू से अपनी गहरी नजरों से देख रही थी। वहीं तक्षक के चेहरे पर मिक्स्ड एक्सप्रेशन थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो आरजू को ये गुड न्यूज़ कैसे दे, लेकिन फिलहाल वो चुप ही रहा। दोनों नीचे आए तो सामने ही अति खड़ी थी, जो फोन पर किसी से बात कर रही थी। आरजू को देखते हुए अति तुरंत से उसके पास आई और बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। चलो चलो, अपने रूम में चलो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को भिजवाती हूँ। बोलते हुए अति ने आरजू का हाथ तक्षक के हाथ में दे दिया। वो तक्षक को भी घूरते हुए बोली,
कम से कम तुम्हें तो ख्याल रखना चाहिए ना। आरजू हैरानी से अति को देखते हुए बोली। आपको क्या हुआ बेबी डॉल? आप ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं? आरजू के सवाल पर अति आरजू से भी ज्यादा हैरान हुई और तक्षक की तरफ देखने लगी। तक्षक आरजू का हाथ पकड़ते हुए बोला, बेबी डॉल, वो स्नोफ्लेक को अपनी मन्नत दीदी के पास जाना है, तो बस हम वहीं जा रहे थे और बाकी मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बोलते हुए वो तुरंत आरजू का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगा। अति बस हैरानी से उन्हें देखती ही रह गई। तक्षक ने पलटकर पीछे की तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रखी तो अति की आंखें बड़ी हो गई, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो समझ चुकी थी कि अभी तक तक्षक ने आरजू को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया। बाहर आकर तक्षक ने आराम से आरजू को गाड़ी में बिठाया और खुद भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी ठाकुर मैंशन के लिए निकल गई। कुछ देर बाद ठाकुर मैंशन। मन्नत मिरर के सामने बैठी तैयार हो रही थी और सामने बेड पर बैठा अर्जुन बेड पर लेटे हुए दोनों बच्चों के साथ खेल रहा था। उसके हाथ में एक रैटल टॉय था और वो उस रैटल टॉय से दोनों बच्चों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन दोनों बच्चे गहरी नींद में सोए हुए थे। मन्नत मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और अर्जुन के पास आकर बोली, आप कब से रैटल टॉय से बेबीज को उठाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन जी, लेकिन वो दोनों सोए हुए हैं। आप उन्हें सोने दीजिए ना। अर्जुन ने उसकी बात सुनकर दोनों बच्चों को घूरा और फिर मन्नत की तरफ देखते हुए बोला, तो और मैं क्या करूं? रात को जब मैं सोने के लिए बोलता हूं तो ये सोते नहीं है, और अब जब मैं दिन में इनके साथ दोनों को जगाने की कोशिश कर रहा हूं तो ये जग नहीं रहे। ये कोई बात होती है क्या? उसकी बात सुनकर मन्नत बच्चों के पास आकर बैठी। जब गर्ल के सिर को सहलाते हुए बोली, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं अर्जुन जी, वो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। अर्जुन ने अब शरारती नजरों से मन्नत को देखा और बोला, मतलब अब मुझे भी अपना सोने का वक्त चेंज करना होगा, क्योंकि जब रात को मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो ये मुझे सोने नहीं देते। मन्नत ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरा और बोली, वो सोने की कोशिश नहीं होती अर्जुन जी, वो कुछ और ही होता है। आप पागल मत बनाइए मुझे। बोलते हुए मन्नत वहां से उठने लगी, लेकिन अर्जुन ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोका और उसे अपनी तरफ खींचा। फिर बोला, तो अब वो सब मुझे दिन में करना होगा? मन्नत का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसने अपनी नजरें झुका ली और तभी एक बच्चे की रोने की आवाज आई और साथ ही साथ दूसरे बच्चे ने भी रोना शुरू कर दिया। मन्नत ने झट से अपना हाथ अर्जुन से छुड़वाया और बोली, दिन में भी अब आप बच्चों को संभालिएगा और रात को भी। बोलते हुए वो हंसी और फिर बेबी गर्ल को अपनी गोद में लेकर उसे चुप कराने लगी। अर्जुन ने बेबी बॉय को उठा लिया था। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। दोनों ने नज़र उठाकर दरवाजे की तरफ देखा तो सामने प्राची खड़ी थी। प्राची को देखकर अर्जुन ने अपना चेहरा घुमा लिया। वहीं मन्नत मुस्कुराते हुए बेड से उठी और प्राची की तरफ आई। प्राची उसे देखते हुए बोली, नीचे पंडित जी बच्चों और तुम दोनों को बुला रहे हैं। मन्नत ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़ा हुआ बच्चा प्राची की गोद में दिया और बोली, तुम इसे लेकर चलो, हम दूसरे बच्चे को लेकर आते हैं। प्राची का मायूस सा चेहरा खिल गया और वो उस बच्चे को लेकर वहां से चली गई। उसके जाने के बाद मन्नत वापस बेड की तरफ आई तो अर्जुन चिढ़ते हुए बोला, तुम मेरी बात मान क्यों नहीं जाती जाना? जब भी मैं प्राची को अपने सामने देखता हूँ तो अभी वो बोल ही रहा था कि मन्नत बिल्कुल उसके करीब हो गई और बोली, अब वो सुधर चुकी हैं। आप भी पिछली सारी बातों को भूल जाइए और जल्दी से नीचे चलिए। मैं आज अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा मूड तो मैं खराब होने भी नहीं दूंगा। उसके शरारती एक्सप्रेशन देखकर मन्नत के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। दोनों बेबी बॉय को लेकर नीचे आए तो सीढ़ियां उतरते हुए मन्नत की नज़र सामने दरवाजे से आ रही आरजू और तक्षक पर गई। आरजू भागते हुए मन्नत के पास जाने लगी,
लेकिन तक्षक ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अर्जुन ने हैरानी से तक्षक की तरफ देखा। तक्षक केयरिंग वॉइस में बोला, ध्यान से स्नोफ्लेक, अभी अगर कुछ हो जाता तो? अर्जुन ने हैरानी से उसे देखा और बोली, क्या हो जाता? उसके सवाल पर तक्षक उसे देखता ही रह गया। मन्नत तुरंत से आरजू के पास आई और बोली, मुझे लगता है तक्षक जी तुम्हें पहले से ही ट्रेन कर रहे हैं ताकि जब तुम प्रेग्नेंट हो जाओ तो तुम अपना पूरा ध्यान रख पाओ, वरना जिस तरह से तुम उछलती फिरती हो तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मन्नत की बात सुनते हुए आरजू का चेहरा पहले तो खुशी से खिल गया, लेकिन फिर अचानक से मायूस हो गया। उसने तक्षक की तरफ देखा और अपना मुंह सिकोड़कर मन्नत का हाथ पकड़कर दूसरी तरफ आ गई। तक्षक उसके एक्सप्रेशन देखकर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बहुत जल्दी तुम सिर्फ अकेली नहीं होगी जो इस तरह के मुंह बनाएगी, बल्कि तुम्हें कंपटीशन देने वाली भी आने वाले हैं। आरजू मन्नत के साथ आगे आ चुकी थी। अर्जुन तक्षक के पास आ गया और बोला, क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? तक्षक हल्का सा मुस्कुराकर बोला, हाँ, तुम्हारी वाली परेशानी अब मेरे पास आने वाली है। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने नासमझी से उसे देखा, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए तो तक्षक ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। अर्जुन एक टक उसे देखते हुए बोला, वाट लगने वाली है तुम्हारी, पर शायद मेरे जैसा हाल नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि मन्नत को तो ट्विंस बेबीज के साथ प्रेगनेंसी थी। तुम्हारे टाइम पर इतना कुछ नहीं होगा। बोलते हुए थोड़ा बेफिक्र हो गया था। वहीं तक्षक मायूसी से बोला, तुम्हारे जैसा ही होगा मेरा भी, आरजू को भी। बोलते हुए उसने अपना सर हाँ में हिलाया तो अर्जुन की आंखें बड़ी हो गई। उसने मन्नत और आरजू की तरफ देखा जो सीढ़ियों के पास खड़ी थी, और मन्नत आरजू के गाल पर अपना हाथ रखते हुए पता नहीं उसे क्या ही बातें कर रही थी। अर्जुन ने अब वापस तक्षक की तरफ देखा और उसका चेहरा देखकर उसे हंसी आ गई। उसकी हंसी देखकर मन्नत और आरजू ने तक्षक और अर्जुन की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। तभी वहां पर तारा और निर्भय आए। तारा आकर आरजू और मन्नत के गले लगी। आरजू से अलग होकर वो कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी उसकी नज़र तक्षक पर गई तो तक्षक ने अपना चेहरा जल्दी से ना में हिलाया। तारा ने अपनी आंखें छोटी कर तक्षक की तरफ देखा। उसके एक्सप्रेशन देखकर आरजू ने उसकी नज़रों का पीछा किया तो तक्षक के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन देखकर वो तारा से बोली, क्या हुआ, तुम मिस्टर ड्रीम को ऐसे क्यों देख रही हो? उन्होंने कुछ कहा क्या तुमसे? तारा मुस्कुराई और बोली, नहीं एंजल, इस बार ब्रो ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बल्कि अब तो परेशान करने की बारी किसी और की है। उसकी बात सुनकर आरजू ने सवालिया नज़रों से देखा। वहीं निर्भय भी तक्षक को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहा था। तीनों दोस्त एक बार फिर से पूरी तरह से अपनी पुरानी दोस्ती वाले फॉर्म में आ चुके थे, लेकिन इस बार मौज मस्ती से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाले हो गए थे। पंडित जी ने पूजा के मुहूर्त का वक्त बताया तो आरजू मन्नत को जल्दी से पूजा के लिए आगे ले आई। अर्जुन भी पंडित जी के सामने आकर बैठा और पंडित जी ने पूजा शुरू कर दी। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने बच्चों का नाम पूछा तो मन्नत और अर्जुन ने आरजू की तरफ देखा, क्योंकि आरजू ही उनकी मौसी और आरजू ही उनकी बुआ थी। वहीं आरजू का चेहरा पूरा खिल गया। वो कुछ सोचते हुए बोली, बेबी बॉय का नाम अनार्थ ठाकुर और बेबी गर्ल का नाम अमानत ठाकुर। उसके मुंह से बच्चों का नाम सुनकर अर्जुन और मन्नत दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। दोनों ने अपने अपने गोद में लिए हुए बच्चे के कान में उनका नाम बोला तो पंडित जी ने भी उन दोनों बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया। कुछ देर बाद पूजा खत्म हुई और लंच का टाइम हो गया। प्राची मन्नत के पास आई और उसके हाथों से बच्चे को लेकर पालने में लिटा दिया था, जो कि सामने ही हॉल में रखा था। अब वो अर्जुन के सामने आकर खड़ी हुई
तो अर्जुन ने अपना चेहरा घुमा लिया और अपने हाथों में पकड़ा हुआ बच्चा मन्नत को दे दिया। मन्नत ने वो बच्चा लिया और मुस्कुराते हुए प्राची के हाथ में दिया और बोली, फिक्र मत करो, जल्दी ही अर्जुन जी नॉर्मल हो जाएंगे। प्राची मायूस होकर बोली, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो बहुत गलत था, पर अब मुझे अपनी गलती समझ आ चुकी है। मैं सच में गिल्टी फील कर रही हूँ और मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसलिए आज शाम को मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मन्नत उसे देखते ही रह गई। उसने अर्जुन की तरफ देखा जो अब तक्षक और निर्भय के पास जाकर खड़ा था। डाइनिंग टेबल पर आरजू, तारा और मन्नत तीनों सामने की तरफ थी, तो उनके सामने ही तक्षक, निर्भय और अर्जुन थे। आरजू गाजर का हलवा खा रही थी। तभी अचानक से उसे अजीब सा लगने लगा। वो तुरंत अपनी जगह से उठी और वॉशरूम की तरफ भागी। तक्षक भी अपना खाना छोड़कर जल्दी से उसके पीछे पीछे भागा। वॉशरूम में आरजू का बुरा हाल हो रहा था। तक्षक ने आकर उसे संभाला और उसका मुंह साफ करवाया। आरजू तक्षक की तरफ देखते हुए बोली, मुझे क्या हुआ मिस्टर ड्रीम? सुबह से मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है? क्या मुझे कोई बीमारी हो गई है? तक्षक उसकी मासूमियत पर मुस्कुराया और अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, हाँ लेकिन डोंट वरी, 9 महीने में तुम्हारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। आरजू परेशान होते हुए बोली, 9 महीने में? इतना लंबा ट्रीटमेंट? बीमारी कौन सी है मुझे? कहीं मैं आपसे दूर तो नहीं हो जाऊंगी ना? उसकी बात सुनकर तक्षक ने गुस्से से उसे देखा। आरजू मासूमियत से बोली, आप ही तो कह रहे हैं मुझे कोई बीमारी है और वो बीमारी 9 महीने में सही होगी। अगर मैं सही नहीं हुई तो? तक्षक हंसा और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोला, परेशान मत हो, 9 महीने में तुम पक्का ठीक हो जाओगी। बस अब तुम्हें अपना ध्यान अच्छे से रखना है। आरजू की आंखों में नमी आ गई। उसे पता नहीं कौन सी बीमारी थी और तक्षक कितना नॉर्मल बिहेव कर रहा था। कुछ देर बाद तारा और निर्भय वापस जा चुके थे और अब तक्षक और आरजू भी वापस जा रहे थे। मन्नत ने आरजू को रोकना चाहा, लेकिन जब अर्जुन ने उसे सारी बात बताई तो वो कुछ कह ही नहीं पाई। उसे आरजू के लिए बहुत खुशी महसूस हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी इस वक्त आरजू से कुछ कह नहीं सकती थी, क्योंकि सबसे ज़्यादा हक तक्षक का बनता था और तक्षक ने आरजू के लिए कुछ प्लान किया हुआ था। कुछ वक्त बाद शेखावत फार्म हाउस। तक्षक ने जब गाड़ी शेखावत फार्म हाउस के पार्किंग एरिया में रोकी तो आरजू ने हैरानी से तक्षक की तरफ देखा। जब से उन दोनों की शादी हुई थी तब से वो शेखावत मेंशन में ही रह रहे थे। दोनों फार्म हाउस में वापस आए ही नहीं थे। तक्षक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वेलकम बैक स्नोफ्लेक। आरजू मुंह बनाते हुए बोली, आप मुझे लेकर यहाँ क्यों आए हैं मिस्टर ड्रीम? शेखावत मेंशन चलते हैं ना, बेबी डॉल भी हमारा इंतजार कर रही होंगी। तक्षक ने आरजू का हाथ पकड़ा और बोला, बेबी डॉल हमारा इंतजार नहीं कर रही, क्योंकि बेबी डॉल को पता है हम दोनों यहाँ पर हैं। लेकिन फिलहाल कुछ और है जो तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उसकी बात सुनकर आरजू के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन आ गए। तक्षक ने उसके हाथ को हल्के से चूमा और फिर गाड़ी से बाहर निकल गया, तो आरजू उसके पीछे पीछे गाड़ी से बाहर निकलने को हुई, लेकिन उससे पहले ही तक्षक उसकी तरफ आया और खुद दरवाज़ा खोलकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। आरजू के चेहरे की मुस्कुराहट लंबी हो गई। तक्षक का हाथ पकड़कर वो गाड़ी से बाहर आई। तभी तक्षक ने आरजू की आंखों पर अपना हाथ रख दिया तो आरजू चौंक गई। वो हंसते हुए बोली, आप ये क्या कर रहे हैं मिस्टर ड्रीम? तक्षक भी मुस्कुराते हुए बोला, अब सरप्राइज है तो ये सब तो करना ही होगा ना स्नोफ्लेक। बोलते हुए वो आरजू को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहा था। कुछ देर बाद वो फार्म हाउस के अंदर वाले दरवाजे पर खड़े थे और आरजू का दिल जोरों से धक धक कर रहा था। तक्षक ने सामने की तरफ देखा जहां उसने अभी कुछ देर पहले ही सारी डेकोरेशन करवाई थी।
आरजू बेसब्र होते हुए बोली, बताइए ना मिस्टर ड्रीम, आखिर क्या सरप्राइज दे रहे हैं आप मुझे? अभी वो बोल ही रही थी कि तक्षक ने उसकी आंखों के आगे से अपना हाथ हटा दिया। आरजू को एकदम से अंधेरा सा लगा और फिर जैसे ही उसकी आंखें पूरी तरह से खुली, सामने की तरफ देखकर आंखें बेहद बड़ी हो गई। सामने पूरा फार्म हाउस का हाल बैलून से डेकोरेट था और वो बैलून्स पिंक और ब्लू कलर के थे। साथ ही साइड में दो प्रैम रखे थे और दूसरी तरफ एक बड़ी सारी टॉय गाड़ी। तो एक पूरा बारबी हाउस बना हुआ था। दो छोटे छोटे शूज सामने एक वॉल पर लगे हुए थे और उनके आसपास बैलून से डेकोरेट किया हुआ था। और हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा कैंडिलियर केक रखा हुआ था जिस पर कांच के रेटल्स लगे हुए थे। केक की थीम स्पाइडरमैन और बारबी डॉल को कस्टमाइज्ड करके बनाई गई थी। वो सब देखते हुए आरजू एकदम से शॉक हो चुकी थी। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से तक्षक की तरफ देखा तो तक्षक ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ घुमाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कॉन्ग्रेचुलेशन स्नोफ्लेक, तुम मम्मा बनने वाली हो। एक पल के लिए तो आरजू को यकीन ही नहीं हो रहा था जो तक्षक ने कहा। उसके एक्सप्रेशंस देखकर तक्षक ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोला, आज जब तुम बेहोश हुई थी तो डॉक्टर तुम्हारा चेकअप करने आए थे और उन्होंने प्रेगनेंसी कंफर्म की थी। उसकी बात सुनते हुए आरजू की आंखों में नमी तैरने लगी थी। तक्षक ने बारी बारी से उसकी आंखों पर होंठ रखे और बड़े ही प्यार से चूमा। आरजू अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान के साथ बोली, मतलब आप डैडी बनने वाले हैं? तक्षक ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। यस, हम मम्मा डैड बनने वाले हैं स्नोफ्लेक। मैं बहुत 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 खुश हूँ। उसकी बात पर आरजू तुरंत से उससे अलग हुई और हैरानी से उसे देखने लगी। वो रोते हुए बोली, लेकिन आप तो प्रेगनेंसी नहीं चाहते थे ना, तो फिर? तक्षक हल्का सा मुस्कुराया और उसके माथे पर झुका। तक्षक बड़े ही प्यार से उसके माथे पर चूमते हुए बोला, हाँ मैं प्रेगनेंसी नहीं चाहता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर प्रेगनेंसी हो रही है तो मैं इस पर खुश नहीं होऊंगा। आई नो तुम अभी छोटी हो, लेकिन मैं हूं ना तुम्हें संभालने के लिए। मैं तुम्हें और हमारे दोनों बच्चों को संभाल लूंगा। आरजू मुस्कुराई, लेकिन फिर अचानक से उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत से बोली, दोनों बच्चे मतलब? उसका सवाल सुनकर तक्षक के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वहीं आरजू की हैरानी उसकी मुस्कुराहट पर और भी ज्यादा बढ़ गई। तक्षक आरजू का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर आया और उसे केक के सामने खड़ा किया। आरजू अभी भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से पूरे डेकोरेशन को देख रही थी। उसने हर एक चीज को बड़े ही प्यार से छू कर देखा और फिर आखिर में वो वापस केक के सामने आकर खड़ी हुई। तक्षक मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। दोनों ने एक साथ केक काटा और फिर तक्षक ने आरजू की तरफ केक बढ़ाया। आरजू ने भी अपने हाथ में केक का टुकड़ा लिया, लेकिन तक्षक ने उसके हाथ वाला केक नीचे रखा और अपने हाथ में पकड़ा हुआ केक उसके होंठों से लगाया। आरजू ने केक के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन तक्षक ने बस हल्का सा उसके होंठों पर वो केक रखा और अगले ही पल उसके होंठों पर अपने होंठ रखते हुए उसे चूमने लगा। वो केक दोनों के होंठों में घुलने लगा। आरजू ने अपनी आंखें बंद कर ली। तक्षक ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखते हुए उसे अपने करीब कर लिया और उसे हवा में लिफ्ट करते हुए उसके पैरों को अपने पैरों पर कर लिया। वो धीरे धीरे उसे अब बेडरूम की तरफ लेकर जाने लगा, लेकिन दोनों की किस अभी भी ब्रेक नहीं हुई थी। सुबह का वक्त। आरजू और तक्षक दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे हुए थे। दोनों को एक ब्लैंकेट ने कवर कर रखा था, लेकिन दोनों के खूबसूरत चेहरे दिखाई दे रहे थे और दोनों के ही चेहरे बेहद खिले खिले थे। तक्षक की आंखें खुली तो उसने आरजू की तरफ देखा, जिसका चेहरा बिल्कुल उसके कंधे पर लगा हुआ था। उसने आरजू को और भी ज्यादा अच्छे से अपनी बाहों में समेटा और फिर बेहद प्यार से बोला,
गुड मॉर्निंग स्नोफ्लेक। उसकी आवाज़ सुनकर आरजू ने भी अपनी आंखें खोली और तक्षक के सीने से अपना चेहरा रगड़ते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर ड्रीम। बोलते बोलते वो तक्षक के ऊपर होने लगी, लेकिन तक्षक ने तुरंत से उसे पूरी तरह से नीचे कर खुद उसके ऊपर झुका और बोला, तुम्हें ऐसे नहीं लेटना है अब स्नोफ्लेक। उसकी बात सुनकर आरजू ने तुरंत से अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोली, सॉरी सॉरी मिस्टर ड्रीम, मैं भूल गई थी। तक्षक ने उसे घूर कर देखा और बोला, मैं इसलिए चाहता था कि अभी तुम थोड़ी सी बड़ी हो जाओ, ताकि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा सा बड़ा हो और तुम्हें चीज़ें अच्छे से याद रहे। वैसे तो बहुत समझदार हो, लेकिन अपने मामले में तुम्हारा दिमाग पता नहीं कहाँ जाता है। उसकी बात सुनकर आरजू मुंह बनाने की जगह हंसने लगी। तक्षक ने उसे आंखें छोटी करके देखा। आरजू मुस्कुराते हुए बोली, क्योंकि मुझे पता है मेरा ख्याल रखने के लिए आप हो, इसलिए मुझे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। तक्षक के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। वो उसकी गर्दन पर झुकते हुए बोला, लेकिन ख्याल रखने के साथ साथ मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ स्नोफ्लेक। आरजू ने भी उसकी गर्दन के पीछे अपना हाथ रखा और बोली, वो सब आप अकेले नहीं करेंगे मिस्टर ड्रीम, उसमें मैं भी आपका साथ देने वाली हूँ। तक्षक ने वापस उसके चेहरे की तरफ देखा और बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट हो रही हो? शर्माने के बजाय आजकल काफी बोल्ड होने लगी हो। आरजू हंसी और बोली, बेबी डॉल का असर है। तक्षक भी ऐसे ही बोला, थैंक गॉड, बेबी डॉल ने एक काम तो अच्छा किया, मेरी शर्माती हुई स्नोफ्लेक को बोल्ड स्नोफ्लेक बना दिया, जिससे अब मुझे बहुत आसानी होने वाली है। बोलते हुए तक्षक वापस उसके सीने पर झुका और उसे बेतहाशा चूमने लगा। आरजू गहरी गहरी सांसें लेने लगी। तक्षक उसे जिस तरह से चूम रहा था, आरजू को बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट फील हो रहा था, लेकिन वो तक्षक को इससे आगे नहीं बढ़ने देना चाहती थी। कल रात भी दोनों ने एक हद तक एक दूसरे को प्यार किया, क्योंकि अभी आरजू की प्रेगनेंसी के टेस्ट होना बाकी थे, इसलिए तक्षक और आरजू दोनों ही कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। कल रात दोनों काफ़ी देर तक एक दूसरे को यूं ही प्यार करते रहे और फिर सुकून से सो गए। दोनों ने ही खुद पर कंट्रोल कर रखा था। आरजू तक्षक को रोकती, उससे पहले ही तक्षक ने खुद को रोक लिया और उसकी बगल में लेट गया। आरजू ने करवट लेकर उसकी तरफ देखा और बोली, आई लव यू मिस्टर ड्रीम। तक्षक ने आंखें छोटी करके उसे देखा और बोला, परेशान मत करो स्नोफ्लेक, बहुत मुश्किल से कल रात से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ। अब तुम्हारा ये आई लव यू मुझे फिर से परेशान करेगा, और तुम्हें परेशान करना मैं बिल्कुल नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर आरजू को भी हंसी आ गई और उसकी खिलखिलाती हुई हंसी को देखकर तक्षक हर एक चीज़ भूल चुका था। वो बस आरजू को देखता रहा। तभी अचानक से आरजू को अपने पेट पर हल्का सा दर्द महसूस हुआ, तो उसके चेहरे पर भी वो दर्द उभरने लगा। उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे। तक्षक जल्दी से उठा और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम ठीक तो हो ना स्नोफ्लेक? दर्द हो रहा है क्या? मुझे मुझे पहले ही तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलना चाहिए था। पहले सारे टेस्ट करवाने चाहिए थे। अगर अगर कुछ कॉम्प्लिकेशन हो गई तो तुम अभी छोटी हो। बोलते हुए उसके चेहरे पर आरजू के लिए फिक्र साफ दिखाई दे रही थी। वहीं एक पल के लिए आरजू तक्षक के चेहरे को ही देखती रही। उसने तक्षक के चेहरे को अपने हाथों में थामा और बोली, मुझे कुछ नहीं हुआ मिस्टर ड्रीम। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग सेमेस्टर में ऐसा होता है। मैंने मन्नत दीदी के वक्त पर ये सब देखा था, तो शायद वही प्रॉब्लम होगी। आप ज़्यादा मत सोचिए। तक्षक परेशान होते हुए बोला, नहीं स्नोफ्लेक, अब मैं पहले तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊंगा। जब सारे टेस्ट क्लियर हो जाएंगे तभी मुझे चैन मिलेगा। आरजू बस मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। तक्षक ने उसे अपनी गोद में उठाया और वॉशरूम की तरफ लेकर बढ़ गया। उसे एक क्विक शावर दिलाने के बाद तक्षक उसे वॉशरूम से बाहर लेकर आया और फिर दोनों तैयार होकर बाहर आए, जहां पर सर्वेंट ने आरजू के लिए स्पेशल नाश्ता बना दिया था।
क्योंकि अति ने कल सर्वेंट को वहां से जाने के लिए कह दिया। लेकिन आज सुबह सुबह उन्होंने सर्वेंट को वापस से फार्म हाउस आने के लिए बोल दिया था ताकि वो आरजू को एक हेल्दी ब्रेकफास्ट दे सके। ब्रेकफास्ट करने के बाद आरजू और तक्षक हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दोनों की गाड़ी हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और तक्षक आरजू का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ लेकर आया। कुछ देर बाद आरजू का टेस्ट हो रहा था और तक्षक बाहर बेसब्री से डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही डॉक्टर बाहर आए, तक्षक की नज़रें अब आरजू को ढूंढने लगी, लेकिन डॉक्टर उसे देखते हुए बोले, आप फिक्र मत कीजिए मिस्टर शेखावत, आपकी वाइफ अभी आती होगी, आप मेरे साथ कैबिन में चलिए। तक्षक उन्हें देखते हुए बोला, आप अपने कैबिन में चलिए, मैं मेरी वाइफ को अपने साथ लेकर आता हूँ। तक्षक का प्यार और फिक्र देखकर डॉक्टर के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ रही थी। कुछ देर बाद दोनों डॉक्टर के सामने बैठे थे। डॉक्टर आरजू की फाइल देखते हुए बोली, सब कुछ ठीक है मिस्टर शेखावत, लेकिन आपको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है क्योंकि ट्विंस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए आप अपनी वाइफ का खास ध्यान रखिएगा। तक्षक और आरजू ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। कुछ देर बाद तक्षक और आरजू दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकल गए। दोनों गाड़ी में बैठे थे और तक्षक ड्राइव कर रहा था। तभी तक्षक का फ़ोन बजा। उसने हैरानी से अपने फ़ोन की तरफ देखा क्योंकि फ़ोन पर डॉक्टर की कॉल आ रही थी। उसने कॉल रिसीव किया तो सामने से डॉक्टर बोली, सॉरी मिस्टर शेखावत, मुझे आपको ऐसे कॉल करना पड़ा। मैं तो आपसे तभी बात करना चाहती थी, लेकिन आप अपनी बीवी के साथ ही कैबिन में आए, तो मुझे उस वक्त ये सारी बातें बताना सही नहीं लगा। पर यह मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको पेशेंट से जुड़ी हर एक डिटेल अच्छे से बताऊं। डॉक्टर की बात सुनते हुए तक्षक के चेहरे पर परेशानी भरे भाव भर गए थे। उसने एक नज़र आरजू को देखा जो मुस्कुराते हुए अपने पेट पर अपना हाथ रखकर ना जाने क्या क्या सोच रही थी। तक्षक बढ़ती हुई धड़कनों के साथ बोला, जी जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। सामने से डॉक्टर की आवाज़ आई, आपकी वाइफ ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट है, तो उन्हें खास ख्याल की ज़रूरत तो है ही, साथ ही साथ आपको कुछ और बातों का भी ध्यान रखना होगा। अब तक्षक के चेहरे पर परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। डॉक्टर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी बीवी की जो मेडिकल हिस्ट्री है उसे देखते हुए उन्हें इस प्रेगनेंसी में हार्मोन्स चेंज की वजह से शायद स्ट्रेस फील हो सकता है। इसलिए आप हर एक वो छोटी चीज़ करें जिससे उन्हें खुशी मिले। उन्हें स्ट्रेस से बहुत दूर रखिएगा, वरना अगर एक बार स्ट्रेस हुआ तो कुछ भी हो सकता है। आप उन्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से खुश रखिएगा। उन्हें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर की सारी बातें सुनने के बाद तक्षक ने राहत की सांस ली। वो भी जानता था कि उसकी स्नोफ्लेक ने अपने अतीत में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, लेकिन जब से उसकी स्नोफ्लेक उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से उसने हर एक कोशिश की थी आरजू को पूरी तरह से खुश रखने की, और अब तो वो कोई तकलीफ़ उसके आसपास भी नहीं आने दे सकता था। डॉक्टर ने ये कहकर फ़ोन डिस्कनेक्ट किया तो आरजू ने हैरानी से तक्षक की तरफ देखा। वो डरते हुए बोली, क्या क्या हुआ मिस्टर ड्रीम? डॉक्टर का कॉल क्यों आया था? तक्षक मुस्कुराया और बोला, ये कहने के लिए कि अब मुझे मेरी स्नोफ्लेक को और भी ज़्यादा प्यार करना है। उसकी बात सुनते ही आरजू और भी ज़्यादा हैरानी से उसे देख रही थी। तक्षक ने एक झटके से गाड़ी रोकी और बेहद मदहोशी वाली नज़रों से आरजू को देखने लगा। आरजू ने सड़क के किनारे पर गाड़ी रुकी हुई देखी तो उसे थोड़ा अजीब सा लगने लगा, लेकिन अगले ही पल तक्षक उसकी तरफ घूमा और उसने आरजू के गाल पर अपना हाथ रखकर आरजू के चेहरे को अपनी तरफ झुकाना शुरू कर दिया। आरजू की धड़कनें बेतहाशा दौड़ने लगी। अगले ही पल तक्षक ने उसके होठों को अपने होठों में कैप्चर करते हुए उसे बेतहाशा चूमना शुरू कर दिया था।
आरजू भी उसे लगातार किस कर रही थी और दोनों करीबन 10 मिनट यूं ही एक दूसरे को किस करते रहे और गाड़ी सड़क के किनारे पर खड़ी रही। जब 10 मिनट बाद तक्षक ने आरजू के होठों को छोड़ा तो आरजू गहरी गहरी सांस लेने लगी। अगले ही पल तक्षक ने कार सीट को पीछे की तरफ किया, जिससे अब वो सीट पीछे की तरफ बड़ी हो चुकी थी और आरजू बहुत कंफर्टेबल होकर सीट पर लेटी हुई थी। तक्षक अपनी जगह से उठा और उसके ऊपर झुका। आरजू हैरानी से उसे देखते हुए बोली, मिस्टर ड्रीम, आप होश में तो हैं ना? हम हाईवे पर हैं। बोलते हुए उसकी सांसें सूख रही थी। तक्षक हंसा और बोला, मैं मेरे बेबीज को कहीं भी प्यार कर सकता हूँ। बोलते हुए वो आरजू के पेट पर झुक गया और उसने सिर्फ एक किस नहीं की, बल्कि वो लगातार उसके पेट को चूम रहा था, जिससे वो ना सिर्फ अपने बेबीज को बल्कि आरजू को भी अपना प्यार दे रहा था। आरजू के हाथ तक्षक के बालों में चल रहे थे और तक्षक ने अपने दोनों हाथ आरजू की कमर पर रखे हुए थे। करीबन 10 मिनट तक्षक यूं ही उसके पेट को भी चूमता रहा और फिर मुस्कुराते हुए वापस अपनी जगह पर आया। आरजू का चेहरा एकदम लाल हो चुका था। तक्षक की तरफ देख भी नहीं पा रही थी। तक्षक ने अब उसका हाथ अपने हाथ में थाम कर अपने घुटने पर रखा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद शेखावत मेंशन। तक्षक की गाड़ी पार्किंग एरिया में आकर रुकी। तक्षक आरजू को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था तो आरजू का दिल जोरों से धक धक करने लगा। अब उसे समझ में आया कि क्यों बेबी डॉल कल उसे मन्नत के पास जाने से रोक रही थी और उसे रेस्ट करने के लिए बोल रही थी। हालांकि उसके और अति के बीच बहुत सारी बातें होती थी, लेकिन फिर भी उसे अति से शर्म आती थी और अब तो वक्त ऐसा था कि उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या नहीं। तक्षक उसके एक्सप्रेशन देखते हुए मुस्कुरा रहा था। दोनों जब दरवाजे पर आए तो तारा जल्दी से दरवाजे पर आई और बोली, नो नो नो, इतनी आसानी से अंदर नहीं आने दूंगी। पहले मुझे मेरा गिफ्ट दो। तक्षक ने हैरानी से उसे देखा। इस वक्त जसन और अति भी दरवाजे पर आए। अति तारा को घूरते हुए बोली, शादी करके नहीं आ रहे हैं वो जो तुम्हें गिफ्ट दें? तारा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन मुझे गिफ्ट चाहिए, मुझे नहीं पता। तक्षक मुस्कुराया और बोला, अच्छा बताओ क्या चाहिए? तारा का चेहरा भी पूरी तरह से खिल गया। वो घुटनों के बल नीचे बैठी और आरजू के पेट पर अपने हाथ रखते हुए बोली, बस इतना, ये दोनों बच्चे मेरे पर जाएं। आप दोनों पर गए तो एक खड़ूस बन जाएगा और दूसरा हद से ज्यादा शर्मीला। मैं चाहती हूँ ये दोनों मेरी तरह पटाखा हो, जहां भी जाए बस तहलका मचा दे। तभी निर्भय की आवाज आई, क्यों नहीं, ताकि ये शेखावत मेंशन जो पहले से ही एटीट्यूड का बम है, फिर यहाँ पर हर रोज एक नया ब्लास्ट हो। बोलते हुए उसने तक्षक और जसन की तरफ देखा। तक्षक और जसन दोनों एक साथ बोले, शेखावत हो और उसमें एटीट्यूड ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खून की जगह शेखावत में एटीट्यूड दौड़ता है। उनकी बात सुनते हुए अति और आरजू दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वहीं दूसरी तरफ ठाकुर मेंशन। प्राची अपना बैग लेकर घर से बाहर की तरफ जा रही थी। तभी मन्नत उसके सामने आई। मन्नत को देखकर प्राची के कदम रुक गए, लेकिन फिर वो हल्का सा मुस्कुराई और उसकी तरफ आकर बोली, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं। हालांकि तुमने उन गलतियों को माफ़ कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं बुरा तो तुम्हें भी लग रहा होगा। प्लीज़ उन सभी बातों को भुला देना। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो गई थी। मन्नत उसका हाथ पकड़कर बोली, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, यहीं पर रहोगी। प्राची हल्का सा हंसी और बोली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अर्जुन को और परेशान नहीं करना चाहती। पहले ही उसे बहुत परेशान कर दिया है मैंने। और नहीं। अभी वो बोल ही रही थी कि अर्जुन की आवाज़ आई, परेशान तुमने मुझे बहुत किया है, लेकिन अब तुम्हें उन परेशानियों की भरपाई करनी होगी। अर्जुन की आवाज़ सुनकर प्राची ने पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अर्जुन अपने हाथ में अरनाथ को लेकर खड़ा था। प्राची हैरानी से उसे देख रही थी। अर्जुन उसके पास आया और उसकी तरफ अरनाथ को बढ़ाया।
तो प्राची और भी ज्यादा हैरान हो गई। उसने तुरंत से अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए अरनाथ को उसे दिया और बोला, अब इस परेशानी को तुम्हें ही संभालना है। प्राची की आंखें नमी से भर गई। अर्जुन मन्नत के पास गया, जिसने अपने हाथ में अमानत को पकड़ा हुआ था। उसने मन्नत से अमानत को लिया और बोला, मैं तो मेरी अमानत के साथ बिजी होने वाला हूँ, उस परेशानी को तुम ही संभालो। बोलते हुए वो अमानत को बाहर गार्डन की तरफ लेकर गया। मन्नत ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और प्राची के पास आकर बोली, अब कभी मेरा और अर्जुन का विश्वास मत तोड़ना। प्राची का चेहरा खिल गया। उसने तुरंत अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, कभी नहीं। करीबन 7 महीने बाद ठाकुर मैंसन, सुबह के 8 बजे। अर्जुन और मन्नत का कमरा। मन्नत बेड पर थी और अर्जुन उसके ऊपर झुका हुआ था। मन्नत की गर्म सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। दोनों इस वक्त रूम में बिल्कुल अकेले थे। तभी वो हाँफते हुए आकर उसकी बगल में लेट गया और मन्नत उसके सीने से लिपट कर लेट गई। लेकिन वो अचानक से अलग हुई और हड़बड़ाते हुए अपनी जगह पर उठकर बैठते हुए बोली, 8 बज चुके हैं, मुझे अरनाथ और अमानत के पास जाना है, उनको दूध देना होगा। अर्जुन ने उसे अपने ऊपर खींचा और बोला, क्यों फिक्र कर रही हो, प्राची है ना, वो देख लेगी। तुम मेरी फिक्र करो, जरा सा मुझ पर ध्यान दो। मन्नत मुंह बनाते हुए बोली, कल रात से मैं आप पर ही ध्यान दे रही हूँ अर्जुन जी, अब मुझे मेरे बेबीज के पास जाने दीजिए। बोलते हुए वो बेड से उठी और तुरंत वॉशरूम में चली गई। अर्जुन भी मुस्कुराते हुए बेड से उठा और वॉशरूम की तरफ देखते हुए बोला, इतनी जल्दी तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। बोलकर वो भी उसके पीछे पीछे चला गया। शेखावत मेंशन। आज आरजू की गोद भराई की रस्म होने वाली थी, लेकिन बेड पर बैठी हुई आरजू की आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। तक्षक उसके सामने घुटनों के बल झुका हुआ था।